गुड मॉर्निंग। तब आज हम लोग अभी तक हम लोगों ने मिडिएवल पे कोई वर्क नहीं किया था, तो आज हुआ कि भाई कुछ मिडिएवल पे वर्क कर लिया जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मिडिएवल से होता है ना। तो आज हम लोग कुछ मिडिएवल हिस्ट्री के क्वेश्चन को विशेष रूप से देखेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, प्रश्न है, आप देख सकते हैं। ये जो आपके सामने प्रश्न है वो तो ये एंशिएंट का है, ये मिडिएवल का नहीं है, लेकिन हमें जरूरी लगा, मैं इसको डाल दिया था। आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। और आप गौर करके देखिए, आपके सामने एक तरफ कुछ एंशिएंट चिकित्सक का नाम है, दूसरे तरफ पीरियड्स का नाम है। ये किस काल के हैं और पूछता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपने पढ़ा होगा जीवक को, याद कीजिए। अगर आपने जीवक को पढ़ा है तो जीवक किसके काल का, क्या मौर्य काल का चिकित्सक है? तो मौर्य काल शुरू ही होता है चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य मतलब डायनेस्टी का क्या है, फाउंडर है। और जीवक जिस वक्त चिकित्सक हुआ करता था वो महात्मा बुद्ध का काल था, आपने पढ़ा होगा। और जीवक की संबद्धता किससे है? तो बिंबिसार से है, हर्यक वंशी शासक बिंबिसार, यानी ये मौर्य काल से पहले का है ना। इसका मतलब इसकी संबद्धता मौर्य काल से नहीं है, जिस वक्त मगध साम्राज्यवाद का डेवलपमेंट हो रहा था उस दौर से है। और इसका संबंध हर्यक वंश के शासकों से है। इसका मतलब है ये सुमेलित तो नहीं है, कंफर्म। दूसरा अगर देखें चरक, चरक का संबंध किससे? मौर्योत्तर काल से। चरक का संबंध मौर्योत्तर काल से, ये बिल्कुल सही है। ये आप देख सकते हैं, क्या है, बिल्कुल सही है। सुश्रुत, जिसकी रचना सुश्रुत संहिता है, और ये शल्य चिकित्सा के मतलब की एक्सपर्टीज इनका था शल्य चिकित्सा में, सर्जरी में, आपने पढ़ा होगा। ये धन्वंतरी के शिष्य रहे हैं। ठीक है, और आपने धन्वंतरी के बारे में पढ़ा होगा कि धन्वंतरी जो था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी हुआ करते थे, नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। इसका मतलब धन्वंतरी की भी संबद्धता किससे? गुप्त काल से। और धन्वंतरी का शिष्य सुश्रुत की भी संबद्धता किससे? गुप्त काल से, है ना। इसका मतलब है ये सही है, लेकिन ये क्या होगा, धन्वंतरी की भी संबद्धता किससे? गुप्त काल से। ये भी क्या है, गलत है। तो कौन सुमेलित नहीं है? इसका मतलब हुआ एक नहीं, दो सुमेलित नहीं है। जीवक भी सुमेलित नहीं है, धन्वंतरी भी सुमेलित नहीं है। यहाँ एकदम ध्यान रखिएगा, धन्वंतरी और सुश्रुत दोनों की संबद्धता गुप्त काल से है। ठीक है, जबकि चरक की संबद्धता मौर्योत्तर काल से, जीवक की संबद्धता किससे? हर्यक वंश से। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एकदम इसको याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो इसका संबंध भी किससे? गुप्ता पीरियड से। और धन्वंतरी की संबद्धता भी किससे? गुप्ता पीरियड से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सी रचना परमार राजा भोज की नहीं है? देखिए मैंने इसको सुधारा था, कुछ गलत रह गया है, आप इसको सुधार लेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजा भोज है ये? ठीक है, ये परमार शासक भोज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राजा भोज की रचना कौन नहीं है? आप गौर करके देखिए, एक है आपका आयुर्वेद सर्वस्व, दूसरा है सालिहान, तीसरा संगीत, संगीत कंठाभरण, इसको भी मैंने सुधारा था, ये भी गलत रह गया है। ठीक है, ये आपका है, सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन है, इसका नाम है सरस्वती कंठाभरण। ठीक है, कंठाभरण, ये मैंने सुधारा था, उन्होंने सेव नहीं किया इसलिए गड़बड़ा गया है। ठीक है, सरस्वती कंठाभरण याद रखिएगा, ये सरस्वती कंठाभरण है, सालिहान है, आयुर्वेद सर्वस्व लीलावती है। ठीक है, आप याद रखिएगा आयुर्वेद की संबद्धता किससे? मानव चिकित्सा से। सालिहान ये जानवरों की चिकित्सा पे लिखी गई पुस्तक है। संगीत कंठाभरण संगीत बेस्ड पुस्तक है। और लीलावती जो है ये मैथ बेस्ड पुस्तक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लीलावती के जो राइटर है इनका नाम क्या है? लीलावती के राइटर का नाम है भास्कराचार्य। इसका नाम क्या है? भास्कराचार्य। ठीक है, भास्कराचार्य। और ये लीलावती मैथ से रिलेटेड लिटरेचर है। और ये तीनों पुस्तक जो है ये किसका है?
राजा भोज की है, लीलावती राजा भोज की रचना नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसमें मोहम्मद साहब के दर्शन का संकलन हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने अगर मिडिएवल हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि मोहम्मद साहब ने आध्यात्मिक चिंतन किया, और यानी मक्का के पहाड़ी के पास वो आध्यात्मिक चिंतन किया करते थे। आपको ये पता होगा कि जब उनका जन्म हुआ, उनके पिता की मृत्यु हुई, उनके चाचा ने ही उनका लालन पालन किया, और शुरुआती दौर में वो मुख्य रूप से भेड़ पालन से संबंधित रहे हैं, भेड़ को चराया करते थे, और उसी दौरान वो क्या करते थे, गुफा में बैठकर वो क्या करते थे, वो चिंतन का काम किया करते थे, और वही चिंतन के दौरान 40 वर्ष के उम्र में उन्हें क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो नबी कहलाए, रसूल कहलाए, यानी सिद्ध पुरुष कहलाए। ठीक है, और आपने ये पढ़ा होगा आध्यात्मिक चिंतन के दौरान जो देववाणी का उन्होंने संकलन किया, वही संकलित पोथी क्या कहलाती है, कुरान कहलाती है। ठीक है, आगे जो लिखा हुआ है क्या, सुन्नत, उसके बाद आपने लिखा है हदीस, और उसके बाद आपने लिखा है इजमा। ठीक है, आप गौर करके देखिएगा, लिखा हुआ क्वेश्चन मोहम्मद साहब के दर्शन का संकलन हुआ है। याद रखिएगा, हदीस, हदीस में मोहम्मद साहब के दर्शन का संकलन हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, हदीस हो जाएगा। ठीक है, कुरान है, आपको ये पता है कि आध्यात्मिक चिंतन के दौरान जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी ज्ञान का संकलन क्या है, कुरान है। सुन्नत में मोहम्मद साहब के क्रियाकलाप का क्या हुआ है, संकलन हुआ है। और रही बात इजमा की, इजमा जो है ये टाइम टाइम पर मोहम्मद साहब के मरने के बाद खिलाफत का दौर आया, बाद में देखते क्या है, उलेमा जो कुरान की व्याख्या करते हैं, तो टाइम टाइम पे अगर किसी खलीफा ने या किसी धर्म गुरु ने कोई नियम दिया, उसका जो संकलन हुआ है वो कहाँ हुआ है, इजमा में हुआ है। इसलिए याद रखिएगा, हदीस का संबंध क्या, हदीस का संबंध पैगंबर साहब के दर्शन से है। अगर क्वेश्चन पूछता है सुन्नत, तो याद रखिएगा सुन्नत में मोहम्मद साहब के क्रियाकलाप का संकलन हुआ है। चलिए ठीक है, और आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद पैगंबर ने हज परंपरा की शुरुआत कब की। आपने अगर मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा मोहम्मद साहब का जन्म 570 एडी में होता है। ठीक है, 522 में वो मक्का से मदीना चले गए, क्योंकि उन्होंने जो धर्म दिया उसका विरोध हो रहा था। तो कहा जाता है क्या, इसी वक्त हिजरी संवत की शुरुआत हुई है ना, यानी 622 एडी जो है वो हिजरी संवत की शुरुआत का दौर है। ठीक है, 631 एडी में पैगंबर मोहम्मद साहब ने हज की परंपरा शुरू की, और 633 एडी में उन्होंने क्या किया, खुद अपना प्रथम और अंतिम हज किया। ठीक है, तो अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोहम्मद पैगंबर ने हज परंपरा की शुरुआत कब की, तो ये सारा का सारा इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी इवेंट से जुड़ा हुआ है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या एक जो मैंने दिया है क्या, 622, याद रखिएगा ये क्या है, मोहम्मद साहब का हिजरत होता है, इसका मतलब है कि इस एडी को हिजरी संवत की शुरुआत होती है। ठीक है, 631 एडी, ये क्या हुआ, 631 एडी में मोहम्मद साहब ने हज परंपरा की शुरुआत की थी। ठीक है, 632 एडी में क्या हुआ, पैगंबर ने अपना प्रथम हज किया, है ना, इन्होंने अपना प्रथम और क्या आखिरी हज भी कर सकते हैं, अपना प्रथम हज किया। 633 में पैगंबर साहब की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये पूरा इवेंट है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है हज परंपरा की शुरुआत, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलीला व दिमना किस पुस्तक का अरबी अनुवाद है। कलीला व दिमना किस पुस्तक का अरबी अनुवाद है, याद कीजिए, यहाँ पे आपके सामने बुक का नाम दिया हुआ है। बुक का जो नाम दिया हुआ है आप गौर से पढ़िएगा, ब्रह्म सिद्धांत, खंड खाद्य, लीलावती और पंचतंत्र। ठीक है, ये ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य ये क्या है, ये बराह मिहिर की पुस्तक है। ठीक है, लीलावती अभी आपने पढ़ा भास्कराचार्य की रचना है। पंचतंत्र किसकी रचना, विष्णु शर्मा की रचना है। ठीक है, पंचतंत्र का अरबी अनुवाद ही क्या कहलाता है, कलीला व दिमना कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन क्या है, जहां सोच की उपाधि, जहां सोच की उपाधि किसे दिया गया, ये है सोच, याद रखिएगा, जहां सोच
ग नहीं है, ज है, ठीक से जरा पढ़ेंगे आप। इसी को कहा गया वर्ल्ड बर्नर, यानी जिसने गजनी को जलाकर राख कर दिया। नाम क्या था? अलाउद्दीन हुसैन। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर क्या होगा? एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ? आपके सामने कुछ युद्ध का नाम है। तराइन का प्रथम युद्ध, या आपके सामने है क्या तराइन का दूसरा युद्ध, तीसरा है चंदाबर का युद्ध, चौथा है दिल्ली अभियान। ये तमाम जो इवेंट है ये मोहम्मद गोरी का है। ठीक है, यानी मोहम्मद गोरी के द्वारा ये किया गया क्या है? अभियान है। आपको आंसर बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ? याद कीजिए, ये फर्स्ट लड़ाई जब होती है तराई का, किसके साथ? पृथ्वीराज तृतीय के साथ। आपने अगर पढ़ा होगा तो ये फर्स्ट युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है। ठीक है, किसी प्रकार मोहम्मद गोरी युद्ध भूमि से भागने में क्या हुआ? सफल हुआ। तो ये जो फर्स्ट इवेंट है इसी में क्या होता है? मोहम्मद गोरी की हार होती है। दूसरा तराइन की दूसरी लड़ाई हुई, आपने पढ़ा होगा, मोहम्मद गोरी क्या हुआ? विजित हुआ, है ना। चंदाबर का युद्ध जयचंद के साथ हुआ, मोहम्मद गोरी को क्या मिली? सफलता मिली, आपने पढ़ा। और याद कीजिए, दिल्ली अभियान 1193 में होता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे भी क्या हुआ? इस क्षेत्र की जीत हुई। और तब आपने पढ़ा होगा क्या? ऐबक ने दिल्ली पे अधिकार कर लिया और यही इंद्रप्रस्थ को अपना क्या बनाया? मुख्यालय बनाया। ठीक है, चलिए, यानी यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये हुआ करता था कौन? पृथ्वीराज तृतीय। गोरी वर्सेस पृथ्वीराज तृतीय संघर्ष हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8वां जो आपके सामने क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी ने बंगाल अभियान के समय वहां का शासक कौन था? ये क्वेश्चन आपके सामने है। बख्तियार खिलजी के बंगाल अभियान के समय वहां का शासक कौन था? याद कीजिए, बख्तियार खिलजी ये सिपाह सलार हुआ करता था गोरी का, है ना। यानी 1202-3 में आपने पढ़ा होगा, नालंदा विश्वविद्यालय को इसने जला दिया। विक्रमशिला बौद्ध विहार की इसने क्या की? लूट की, आपने पढ़ा होगा। 4-5 में ये कहाँ पहुंच गया? 1204-5 में लखनऊ की पहुंच गया, जहां पे सत्ता किसकी थी? सेनों की सत्ता थी। तो इस वक्त सेन शासक कौन हुआ करते थे? याद रखिएगा कि इस वक्त जो सेन शासक हुआ करता था वो लक्ष्मण सेन हुआ करता था। बख्तियार खिलजी जब बंगाल का अभियान करता है तो लक्ष्मण सेन यहाँ से क्या होता है? भाग जाता है, पलायित कर जाता है। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा कि याद कीजिए, बंगाल बिहार में पालों की सत्ता थी। ठीक है, पालों को विस्थापित किया सेनों ने। तो बंगाल बिहार में किसकी सत्ता? सेन वंश की सत्ता स्थापित हुई। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि सेन वंश का संस्थापक कौन था? याद रखिएगा, सेन वंश का संस्थापक हुआ करता था कौन? सामंत सेन। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है इससे तो ये बल्लाल सेन है, थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, इसका जो नाम है ये है आपका क्या? बल्लाल सेन, मैंने शुद्ध कर दिया है। ठीक है, ये बल्लाल सेन है। लेकिन याद रखिएगा, उस वक्त जिस वक्त बख्तियार खिलजी ने बंगाल पे अभियान किया, उस वक्त जो शासक था वो लक्ष्मण सेन था, जो क्या कर गया? पलायित कर गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ लिटरेचर का नाम है, दूसरी तरफ उसके राइटर का नाम है। याद रखिएगा, एक तरफ लिटरेचर है, दूसरी तरफ क्या? राइटर है, काफी पॉपुलर है। तारीखुल हिंद, इसी को आप कहते हैं किताबुल हिंद। याद है, इसी को आप क्या कहते हैं? किताबुल हिंद कहते हैं, जो हिंदुस्तान के नाम पर एक लिटरेचर है। इसका राइटर कौन है? अल-बरूनी। ठीक है, जो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, यहाँ पे बनारस में रहकर संस्कृत का अध्ययन किया, भारतीय लिटरेचर को पढ़ा और तब उसने किताबुल हिंद की रचना की, हिंद के इतिहास की रचना की। वो तारीखुल हिंद के नाम से पॉपुलर है, किताबुल हिंद के नाम से पॉपुलर है। ठीक है, तारीखे यामनी उत्बी की रचना है, बिल्कुल सही है। अल बिलादुरी की रचना फुतूह अल बुल्दान, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन चचनामा, याद कीजिए, चचनामा जो मूल पुस्तक है ये भारत में अरब इन्वेशन की जानकारी देता है, अरबों का जो आक्रमण हुआ था। और याद कीजिए, मोहम्मद बिन कासिम को आपने पढ़ा होगा, 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध को विजित करता है। ये 712 का फर्स्ट अरबी अभियान है जिसमें अरबों को भारत में सफलता मिल गई। ठीक है, यहाँ पे दो लिटरेचर है जिससे हमें भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। एक अल बिलादुरी की रचना फुतूह अल बुल्दान जो अरबी भाषा में लिखी गई, और दूसरा चचनामा जो अरबी में लिखी गई। लेकिन चचनामा जो मूल लिटरेचर है इसका राइटर अनाम है। अनाम कहने का मतलब इसका मूल राइटर कौन है इसके बारे में पता नहीं। लेकिन ये जो सामने लिखा हुआ मोहम्मद अली बिन बकर कुफी,
इसने इस लिटरेचर को फारसी में अनुवादित किया है, ये राइटर नहीं है, ये फारसी में चचनामा को क्या किया है, अनुवादित किया है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, प्रारंभिक तुर्क शासकों के लिए मामलुक शब्द का इस्तेमाल किसने किया। आपके सामने विकल्प है, गौर से देखिएगा, आपके सामने विकल्प है अजीज अहमद, हबीबुल्लाह, अल बरूनी, हबीब निजामी। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब आप पढ़ते हैं शुरुआती दौर में, कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ते हैं या इल्तुतमिश को पढ़ते हैं या बलबन को पढ़ते हैं, आपको भी पता है ये गुलाम हुआ करते थे, बाद में अपनी योग्यता के आधार पे सिपाह सलार बनते हैं और बाद में क्या बन जाते हैं, सुल्तान बन जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इतिहासकारों ने इनके लिए प्रारंभिक तुर्क शब्द का भी इस्तेमाल किया। आप देखते क्या, गुलाम बंद शब्द का भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब ये सत्ता पे स्थापित होते हैं तो गुलामी के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, है ना। अर्थात ये क्या हुए, गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता के संतान हैं। यही वजह है कि इनके लिए एक्यूरेट टर्म का इस्तेमाल किया गया, क्या, मामलूक। मामलूक का मतलब ही होता है गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता के संतान। ठीक है, और इनके लिए मामलूक शब्द का इस्तेमाल किसने किया, हबीबुल्लाह ने किया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत का कौन सुल्तान कुरान खां के नाम से फेमस है। सल्तनत का कौन सुल्तान कुरान खां के नाम से फेमस है। मुझे लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है और आप लोग समझ रहे होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। याद कीजिए, ये जो सुल्तान जिसके लिए कुरान खां शब्द आया है, इसी सुल्तान के लिए एक और उपाधि है, उसे क्या कहा गया है, उसे लाख बख्श कहा गया है। ठीक है, लाख बख्श क्यों, उदारता के कारण, ये गरीबों के बीच धन का वितरण करता है, इसलिए इसको लाख बख्श भी कहा गया। और लाख बख्श कहने वाला इतिहासकार कौन, मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज इसे क्या कहता है, लाख बख्श कहता है। और ये शासक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी सल्तनत का पहला सुल्तान, जो लाख बख्श के नाम से भी फेमस हुआ। चूंकि कुरान कंठस्थ याद है, कुरान का पाठ करता है, इसलिए इसको कुरान खां भी कहा गया। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कलाकृतियों में से किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। क्वेश्चन पूछ रहा है किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है। याद कीजिएगा, यहाँ पे एक है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, ये कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की ये प्रथम कलाकृति है। सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस इमारत का निर्माण किया वो क्या है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली के पास है ना। और यही दिल्ली के पास ये कुतुब मीनार का निर्माण करता है। याद कीजिए, अगर आपने पढ़ा होगा सूफी संत के बारे में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से ये नाम पड़ा, क्या, कुतुब मीनार, है ना। ठीक उसी प्रकार अजमेर में क्या है, अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, वहीं पे एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जो मस्जिद किस नाम से फेमस है, 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से फेमस है ना। और इस मस्जिद पे याद कीजिएगा, कभी कभी आपको पढ़ने को मिलेगा या क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इस पे इसके दीवार पर हरी केली नाटक खुदा हुआ है ना। इस हरी केली नाटक के राइटर थे बीसल देव विग्रहराज। ठीक है, इसका निर्माण भी किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। लेकिन सुल्तानगढ़ी का मकबरा है ना, ये सुल्तान इल्तुतमिश के पुत्र का मकबरा है, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया। तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ए बी सी तीनों सही है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिए, सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की। मैं सल्तनत के प्रथम सुल्तान की बात करता हूं। आप याद कीजिए, महमूद गजनबी को अगर आपने कभी पढ़ा है तो महमूद गजनबी का उद्देश्य भारत में सल्तनत की स्थापना करना नहीं था, यानी भारत में उसने कोई अस्थायी सत्ता की स्थापना के बारे में नहीं सोची, यानी उसका उद्देश्य मध्य एशिया में साम्राज्य का विस्तार करना था। चूंकि भारत उसके लिए अट्रैक्शन का केंद्र था, भारत की राजनीतिक स्थिति किसी आक्रांता को अट्रैक्ट कर रही थी। यही वजह था कि महमूद का भारत के लिए अभियान हुआ और उसने अभियान के दौरान क्या की, भारत की लूट की, और इसी धन के बलबूते उसका उद्देश्य क्या था, मध्य एशिया में साम्राज्य का निर्माण करना। जस्ट गोरी को भी देख सकते हैं, मोहम्मद गोरी, ये भी भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करने के पक्ष में नहीं है, इसका भी उद्देश्य मध्य एशिया में ही विशाल साम्राज्य का निर्माण करना है। यही वजह है कि उसने कभी भी अपने जीते हुए क्षेत्र को ऑक्यूपाई करके एक बृहत्तर साम्राज्य के रूप में स्थापित किया हो, ऐसा एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप देखते क्या है कि पहला सुल्तान अगर कोई सल्तनत का बना, वो कौन बना, कुतुबुद्दीन ऐबक बना, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसके उत्तराधिकारी अयोग्य थे, तो उसके बाद सुल्तान कौन बना, इल्तुतमिश बना, आपने पढ़ा होगा।
जब इल्तुतमिश बना तो कहा जाता है इसी के काल में सल्तनत व्यवस्थित हुआ। गोरी के जीते हुए क्षेत्र को इसने क्या किया, ऑक्यूपाई किया, मंगोल आक्रमण से सल्तनत की रक्षा की। और तब इसने बगदाद के खलीफा से क्या किया, एक वैद्य सुल्तान के रूप में मान्यता हासिल की। वो बगदाद का खलीफा का नाम था अल मुस्तनसिर बिल्लाह, ठीक है, उसका नाम था अल मुस्तनसिर बिल्लाह, जिससे ये क्या प्राप्त करता है, इससे वैधता प्राप्त करता है ना। कब, याद रखिएगा 1229 में इल्तुतमिश बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त करता है। कब, 1229 में। और वो बगदाद की खलीफा का नाम क्या है, नाम थोड़ा खतरनाक है, नहीं, अल, याद रखिएगा, मुस्तनसिर बिल्लाह, ठीक है, इसी से मान्यता प्राप्त करता है। अगला देखते हैं हम लोग, इल्तुतमिश के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। आपके सामने क्वेश्चन है, आप गौर से देखिएगा, आप तो आपकी पढ़ाई भी टिक पे होगी और आप लोगों को याद होगा। उसने जलालुद्दीन मकबरनी को शरण दिया, जलालुद्दीन मकबरनी को शरण दिया, पूछ रहा है गलत कथन का चयन करें, है ना। जलालुद्दीन मकबरनी को शरण दिया, मैंने क्वेश्चन सेट किया था नहीं दिया, लेकिन खैर यहाँ पे दिया है, चलिए रहने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा, चंगेज खां के भय से ईरान के शाह का पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी भागकर कहां आया, इल्तुतमिश से शरण की डिमांड की। इल्तुतमिश ने उसे शरण नहीं दिया, ठीक है, इल्तुतमिश ने उसे शरण नहीं दिया और मंगोल आक्रमण से सल्तनत की रक्षा की, ठीक है। इसका मतलब यह स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। याद रखिएगा कि मंगोल आक्रमण से कब, ये इवेंट है आपका कब का, 1228 का, जब जलालुद्दीन मकबरनी भाग कर आता है और इल्तुतमिश से शरण की मांग करता है। इल्तुतमिश शरण नहीं देता है और मंगोल आक्रमण से सल्तनत की रक्षा करता है। इसका मतलब स्टेटमेंट गलत है। उसने एकता व्यवस्था को स्थापित किया, याद कीजिए, सुदूर क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उसने क्या किया, अपने पूरे सल्तनत को कई रेवेन्यू यूनिट में बांटा। उसका नाम क्या दिया, एकता। और एकता के प्रधान के रूप में किसे रिक्रूट किया, एकता के प्रधान के रूप में जिस अधिकारी को रिक्रूट किया उसे क्या कहते हैं, मुक्ता कहते हैं, जिसे ये दायित्व तो दिया कि उस क्षेत्र से आप टैक्स की वसूली करें और प्राप्त टैक्स के एक अंश से वहां पे प्रशासनिक व्यवस्था के रख रखाव का कार्य करें और जो फवाजिल बचे, शेष बचे, उसे रॉयल ट्रेजरी के लिए भेज दें, ठीक है। इसका मतलब ये सही है ना, यह स्टेटमेंट सही। उसने चालीसा दल का गठन किया, यानी अपने विश्वास पात्र अमीरों का एक दल निर्मित किया जो इल्तुतमिश और उसके खानदान के प्रति क्या होंगे, वफादार होंगे, है ना। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ये चालीसा क्या है, संख्या बोधक है, नहीं, ये चालीसा जो है ये पद बोधक है। ऐसा नहीं कि चालीसा दल के मेंबर की संख्या 40 ही होगी, 40 से कम भी हो सकता है, 40 से ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए पद बोधक है, सही है। उसने दिल्ली के बजाय लाहौर को अपनी राजधानी बनाई, एकदम बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जब सुल्तान था तो उसकी राजनीतिक एक्टिविटी का केंद्र क्या था, लाहौर था, उसकी राजधानी का लाहौर। लेकिन जब इल्तुतमिश सत्ता पे आया तो इल्तुतमिश ने लाहौर के बजाय किसको, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। और इल्तुतमिश के काल में दिल्ली, यह हजरत है दिल्ली के नाम से फेमस हुआ, चूंकि शिक्षा और संस्कृति के मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित होता है। इसका मतलब है कि दो गलत है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, है ना। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का दरबारी था। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का दरबारी था, है ना। अब आप गौर करके देखिए, आपके सामने विकल्प है हसन निजामी, आपके सामने विकल्प है फक्र ए मुदब्बिर, ठीक है। याद रखिएगा, ये दोनों विद्वान हैं और दोनों को प्रश्रय किसने दिया था, ऐबक ने दिया था। दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी हुआ करते थे, ठीक है। तीसरा जो है ये कौन है, मिनहाज लिखा गया, मिनहाज है, मिनहाज उस सिराज, ठीक है। मिनहाज उस सिराज जिसकी रचना आपने पढ़ा होगा, जिसकी रचना का नाम क्या है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है क्या, तबाकते नसीरी, याद आ रहा है, तबाकते नसीरी, ये इल्तुतमिश का दरबारी था। और अमीर खुसरो आपने पढ़ाई है, ये अमीर खुसरो इल्तुतमिश का दरबारी नहीं है। इसका मतलब है आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखें, मैंने सुधरवाया था, ये सेव नहीं करने के चक्कर में गलत हो गया, कहीं कहीं शब्द गलत देखने को आपको मिल रहा होगा।
ये है सुल्तान। सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने सिक्के पर टकसाल का नाम खुदवाने की परंपरा शुरू की, है ना। आपने अगर कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा है तो याद कीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में सल्तनत का सुल्तान बनता है, लेकिन अपने आप को सुल्तान नहीं कहता है। क्यों? चूंकि गुलामी के बंधन से मुक्त नहीं हुआ, वो सिपाह सलार के रूप में शासन कर रहा था। 1208 में उसे गुलामी के बंधन से मुक्ति मिली और 1210 में लाहौर में चौगान खेलते हुए घोड़े पर से गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। आपने पढ़ा, यानी स्वतंत्र सुल्तान की हैसियत से मात्र 2 साल तक रहा। यही वजह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने न तो गोरी द्वारा विजित क्षेत्र को एक्यूपाई किया, न कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की, न ही अपने प्रतिद्वंदियों का दमन किया। यानी कोई खास क्रिएटिव वर्क कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में नहीं हुआ। यही वजह है कि वो सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं कहलाता। वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है? इल्तुतमिश कहलाता है। और याद कीजिए, जब इल्तुतमिश सत्ता पे आता है तो इसने क्या किया? अपने प्रतिद्वंदियों का दमन किया, यल्दूज और कुबाचा का भी दमन किया। इसने क्या किया? गोरी द्वारा विजित क्षेत्र को एक्यूपाई किया, सल्तनत को एक आधार दिया, एक सल्तनत के स्वरूप के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। और तब क्या किया? एक विश्वस्त तुर्क अमीरों का दल तैयार किया जो चालीसा के नाम से फेमस हुआ। इक्तादारी व्यवस्था को स्थापित किया, प्रशासनिक व्यवस्था किया, ठीक है। इसी ने पहली बार सुल्तान के निजी सेना का कंसेप्ट दिया, है। कहा जाता है इल्तुतमिश ने ही पहली बार टकसाल व्यवस्था को स्थापित किया। और जब टकसाल को स्थापित किया तो 2 प्रकार का सिक्का जारी किया। इसके चांदी के सिक्का को हम क्या कहते हैं? टंका कहते हैं। याद कीजिए, इसने सिक्का जारी किया 2। एक सिक्का जो टंका कहलाता है और दूसरा सिक्का क्या कहलाता है? जीतल कहलाता है, अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जीतल ये कॉपर का सिक्का है और ये क्या है? टंका सिल्वर का सिक्का है। ये 2 प्रकार के सिक्के को जारी करता है और सिक्के पे टकसाल का नाम खुदवाने की परंपरा को भी ये शुरू करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन। सल्तनत की किस सुल्तान के काल में नायब ए ममलकत के पद का सृजन किया गया? नायब ए ममलकत पद का सृजन किया गया। याद कीजिएगा, नायब ए ममलकत जो है, ये आप कह सकते हैं एकदम बिल्कुल सुल्तान की तरह अधिकार को धारण करने वाला पद है। ये पहले ये पद नहीं हुआ करता था, लेकिन इल्तुतमिश के मरने के बाद कमजोर उत्तराधिकारियों के दौर में शासक बनाने वाले की भूमिका क्या हो गई? प्रभावी हो गई। दरबारियों की भूमिका प्रभावी हो गई। दरबारियों ने क्या किया? एक नए पद का सृजन किया, नायब ममलकत का पद, जो सुल्तान की तरह तमाम अधिकार और दायित्व को क्या करता था? अपने हाथ में रखता था। पहली बार नायब ममलकत के पद का सृजन हुआ किसके काल में? बहराम शाह के काल में। ये इल्तुतमिश के का उत्तराधिकारी है ना। तो बहराम शाह के काल में पहली बार क्या हुआ? नायब ए ममलकत के पद का सृजन किया गया। आप याद कीजिए, बाद में बलबन भी इस पद पे स्थापित होता है, लेकिन बाद की बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने दोआब के महत्व को समझा। गंगा जमुना दोआब की बात है, ठीक है। कई बुक में आप देखेंगे इल्तुतमिश, आपको आंसर मिल जाएगा, सॉरी आपको बलबन आंसर मिलेगा। कई जगह पे बलबन शब्द आता है, लेकिन पूछता है पहला सुल्तान जिसने दोआब के महत्व को समझा। बलबन भी समझता है, लेकिन पहले सुल्तान के रूप में इल्तुतमिश है जो दोआब की आर्थिक महत्ता को समझता है और उसके सिक्योरिटी के लिए क्या करता है? तुर्क सैनिकों को रिक्रूट करता है, ठीक है। बाद में पुनः अगर देखें तो बलबन भी दोआब की महत्ता को क्या है? समझता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19वां नंबर ये कहता है, आपके सामने है क्या कि सल्तनत का कौन सुल्तान अपने राजत्व सिद्धांत के लिए फेमस है? यहां पे थोड़ा सा सुधार दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है क्या है? राजत्व, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है? शब्द है राजत्व सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। सल्तनत का कौन सुल्तान? ऐसे तो सभी सुल्तान के अपने राजत्व होते हैं, किसी ने प्रतिपादन किया, किसी ने प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन जब उसके प्रशासनिक एक्टिविटी को देखते हैं, उसके स्टेटमेंट को देखते हैं, तो पता चल जाता है कि उसकी प्रशासनिक पॉलिसी क्या है, उसका विजन क्या है, उसकी नीतियां क्या है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा सुल्तान है जो राजत्व सिद्धांत का क्या करता है? बाकायदा प्रतिपादन करता है। ये बताता है कि प्रशासन का स्वरूप क्या होगा। चूंकि याद कीजिए, जब इल्तुतमिश के बाद उत्तराधिकारी के दौर में सल्तनत की गरिमा प्रभावित हो गई, सुल्तान की गरिमा प्रभावित हो गई। बलबन जब सल्तनत का सुल्तान बना तो बलबन के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। सल्तनत की खोई हुई गरिमा को बहाल करे, सुल्तान की खोई हुई प्रतिष्ठा को क्या करे? पुनर्स्थापित करे। सल्तनत में जो भी अधीनस्थ राज्य स्वतंत्रता का दावा कर रहे थे उसे अधीनस्थ करे,
यही वजह था कि बलबन को राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन करना पड़ा, और इसने क्या किया, राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और आपने पढ़ा होगा फिरदौस के शाहनामा में वर्णित, क्या ये अपने आप को अफरासियाब का वंशज घोषित करता है, ये बताता है कि ये उच्च रक्त कुल का है, ये अपने आप को नियामती खुदाई कहता है, जिन्हें अल्लाह कहता है। क्या कहता है, ये पृथ्वी पे ईश्वर की प्रतिछाया है। इसका मतलब है कि बलबन से ऊपर ना तो खलीफा है और ना ही बलबन से ऊपर कोई उलेमा है, यानी इसने उलेमा वर्ग या खलीफा को अपने से नीचे रखा। ठीक है, ये इसका क्या है, राजत्व सिद्धांत है, इसी के लिए पॉपुलर है। तो क्वेश्चन जो पूछा गया किसके लिए, बलबन के लिए, तो आपका आंसर क्या होगा, बलबन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लगान निर्धारण के लिए मसाहत पद्धति को किसने प्रचलित किया? आप याद कीजिए, अगर आपने कभी पढ़ा होगा सल्तनत को, तो आपने पढ़ा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, भूमि की पैमाइश के आधार पे लगान का निर्धारण किया, है ना। भूमि के पैमाइश के आधार पे, मेजरमेंट के आधार पे लगान का निर्धारण किया, है ना। और मेजरमेंट के लिए क्या, इसने विश्वा पद्धति को अपनाया, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये मसाहत पद्धति क्या है, भूमि पैमाइश की एक पद्धति है, और भूमि पैमाइश के आधार पर इसने क्या किया, रेवेन्यू को का फिक्सेशन किया, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 में एक तरफ आप देख रहे हैं क्या कि ओहो थोड़ा गड़बड़ हो गया, सॉरी, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना है, एकदम एक तरफ होना चाहिए था आपका शासक का नाम, दूसरी तरफ होना चाहिए था क्या, ये आने वाले यात्री का नाम, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हो गया, लेकिन फिर भी सुमिलित करें, बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप याद कीजिए, देवाराय प्रथम, ये कृष्णदेव राय के काल में, सॉरी, ये विजयनगर का शासक है कौन, देवाराय। देवाराय के काल में निकोली डी कोंटी देवाराय के दरबार में आया था, ये एकदम कंफर्म है। ठीक है, ये सही है। अब्दुल रज्जाक देवाराय द्वितीय के काल में विजयनगर की यात्रा करता है, ये भी सही है। दुराते बरबोशा, ये कृष्णदेव राय के काल में आता है, ये भी सही है। इब्ने बतूता जो मोरक्को का यात्री है, ये हरिहर द्वितीय के काल में नहीं, ठीक है, ये विजयनगर की यात्रा करता है, कब, याद रखिएगा, ये हरिहर प्रथम के काल में विजयनगर की यात्रा करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा तो आपके सामने प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। एक तरफ रचना का नाम है अमुक्त माल्यद, याद कीजिएगा, अमुक्त माल्यद में राजत्व पॉलिसी का वर्णन हुआ है, और इस अमुक्त माल्यद का राइटर कौन, कृष्णदेव राय, सही है। मदुरै विजयम, मदुरै विजयम ये गंगा देवी की रचना है, ये भी क्या है, सही है, ये कंपन की पत्नी हुआ करती थी गंगा देवी, इसी ने मदुरै विजयम की रचना की है। जाम्बती कल्याणम, जाम्बती कल्याणम ये तेनाली रामकृष्ण की रचना नहीं है, याद रखिएगा कि जाम्बती कल्याणम भी जो रचना है किसका है, ये कृष्णदेव राय की रचना है। ठीक है, मनु चरितम ये रचना है अलशनि पेदन्ना का, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि दो सुमेलित है, दो सुमेलित नहीं है, यानी आंसर हो जाएगा क्या आपका ई। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय की रचना, जाम्बती कल्याणम कृष्णदेव राय की रचना। क्वेश्चन पूछता है किस भाषा में लिखी गई, ये दोनों रचना तेलुगु में लिखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा कि कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद की रचना की या जाम्बती कल्याणम की रचना की, ये दोनों रचना किस भाषा में, ये दोनों रचना तेलुगु में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अष्टदिग्गज किसके दरबार में मौजूद थे, अष्टदिग्गज किसके दरबार में मौजूद थे। आपके सामने कृष्णदेव राय है विकल्प के रूप में, आपके सामने विकल्प के रूप में शिवाजी है, आपके सामने गौतमीपुत्र सतकर्णी है, ठीक है, और हसन गंगू। किसके काल में अष्टदिग्गज सुशोभित करते थे, याद रखिएगा कृष्णदेव राय के दरबार में 8 विद्वानों का एक सेट मौजूद है, जो क्या कहलाता है, अष्टदिग्गज कहलाता है। ठीक है, यहाँ कई और क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से है, तो याद रखना है
कृष्णदेव राय का संबंध किससे? तुलुब वंश से। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर कोई पूछता, कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि तुलुब वंश का संस्थापक कौन, यानी पहला शासक कौन है, तो याद रखना है कौन है? वीर नरसिंह है। ठीक है, कौन है? वीर नरसिंह है। ठीक है। दूसरा याद रखिएगा, जैसे आपने पढ़ा अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में, ठीक उसी प्रकार अभिनव भोज, अभिनव भोज उपाधि किसकी है? कृष्णदेव राय की। ठीक है। या आंध्र, लिख लीजिएगा, आंध्र पितामह किसकी उपाधि है? आंध्र पितामह, ये भी उपाधि है कृष्णदेव राय की। ठीक है। तो यहां पे दो तीन चीज याद रखिएगा, एक अभिनव भोज किसकी उपाधि? कृष्णदेव राय। आंध्र पितामह किसकी उपाधि? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय की सभ्यता किस वंश से? तुलुब वंश से। तुलुब वंश का फाउंडर कौन? वीर नरसिंह है। ठीक है। तो ये सभी को याद रखिए, कहीं से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछता है अमरम क्या है? अमरम क्या है? इसकी भी सभ्यता विजयनगर से है ना। विजयनगर का मेन हेडक्वार्टर क्या? हम्पी, आप जानते होंगे। अमरम क्या है? शाही मुद्रा व्यवस्था का अधिकार, भू सामंतों को वेतन के एवज में प्राप्त क्षेत्र, ब्रह्मदेही ग्राम की सभा, उड़ का दूसरा नाम है, उड़ गांव को कहते हैं, याद रखिएगा। ये जो अमरम है ना, ये भू सामंतों को वेतन के एवज में जो भूमि दिया जाता था उसी को अमरम कहा गया है। ठीक है। और जो अमरम प्राप्त करता था, जिसे अमरम भूमि प्राप्त थी, जिसे भी ऐसा अमरम क्षेत्र प्राप्त था, वो क्या कहलाता था? लिख लीजिएगा, उसे क्या कहते हैं? अमर नायक कहते हैं। ठीक है, ये अमर नायक कहलाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन आपके सामने है, विजयनगर प्रशासनिक व्यवस्था में अथबन्ना क्या है? विजयनगर प्रशासनिक व्यवस्था में अथबन्ना किसको कहते हैं? ठीक है, याद रखिएगा, अथबन्ना का संबंध है केंद्रीय राजस्व विभाग से, है ना। यानी क्या है? ये केंद्रीय राजस्व विभाग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, 12 मासा किसकी रचना? 12 मासा किसकी रचना? 12 मासा किसकी रचना? याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में, पद्मावत। पद्मावत किसकी रचना? जिसमें रानी पद्मावती का जिक्र हुआ है। आपने अगर कभी पढ़ा होगा तो क्या पद्मावती के जिक्र के बारे में भी आपने पढ़ा है। ठीक है। तो पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है ना। और 12 मासा भी किसकी रचना? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। तो याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। ये जो 12 मासा है, यह विरह प्रधान क्या है? लोक संगीत है। विरह प्रधान लोक संगीत है, जिसमें रानी पद्मावती के विरह का वर्णन हुआ है ना। पद्मावत भी किसकी रचना? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी नारी क्रोध से फरकने लगती है। यह स्टेटमेंट है बलबन का। याद कीजिए, बलबन अपने आप को क्या कहता है? उच्च रक्तकुल का कहता है। याद है, आपने पढ़ा होगा, अपने आप को अफरासियाब का वंशज कहता है ना। इसलिए कहा जाता है कि इसके राजत्व सिद्धांत में इसने कुलीनता पर जोर दिया, यानी अपने आप को उच्च रक्तकुल से जोड़ा, ताकि आम जनता और सुल्तान के बीच एक बहुत बड़ा गैप हो। यही वजह है कि इसने अपने राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उसमें अपने आप को ये क्या कहता है? अफरासियाब का वंशज घोषित करता है। यानी फिरदौस के शाहनामा में वर्णित जो अफरासियाब है उसी का वर्णन करता है। और ये भी आपने पढ़ा होगा कि इसने क्या किया? इसने कुलीनता पर जोर दिया। एकदम ध्यान रखिएगा, इसने कुलीनता पर जोर दिया। उच्च रक्त के कुल के लोगों को ऊंचे पद पर स्थापित रखा। ठीक है, जो भी निम्न कुल के लोग ऊंचे पद पर स्थापित थे उन्हें क्या किया? हटा दिया। आपने पढ़ा होगा। या फारसी परंपरा के आधार पे अपने दरबार को इसने क्या किया? स्थापित किया। याद कीजिए, नवरोज त्योहार प्रारंभ करने का श्रेय किसको? बलबन को। यही बलबन है जो दरबार में सिजदा पाबोस को क्या करता है? स्थापित करता है ना। जो भी आएगा क्या करेगा? सर झुकाएगा, कदम चूमेगा। या कहा जाता है कि सर ए जानदार प्रथा,
सर जानदार प्रथा पहली बार किसने, बलबन ने स्थापित किया। यानी जब कभी भी सुल्तान हो, सुल्तान के अगल बगल में नंगी तलवार लिए हुए ढेर सारे सैनिक एक साथ मौजूद होंगे, उसी टीम के हेड को क्या कहा गया, सराय जानदार कहा गया। ठीक है। इसी प्रकार कोर्निश प्रथा, यानी सुल्तान या खलीफा सामने बैठा हो, पीठ दिखाकर नहीं निकलना, ऐसे तमाम फारसी परंपरा को अपने दरबार में क्या किया, स्थापित करने की इसने कोशिश की। यहां तक कि अपने पुत्र पौत्र का नाम भी फारसी परंपरा पे, कैखुसरो, कैमोर्स, कैकुबाद, है ना। तो ये स्टेटमेंट किसका है, बलबन का है। अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके सामने है कि किस सुल्तान के काल में बलबन नायब ममलकत के पद पर आसीन था। पहले ये नायब ममलकत बना, बाद में क्या बना, सुल्तान बना। याद कीजिए, इल्तुतमिश का पौत्र था कौन, नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद जब सुल्तान बना तो इसके सुल्तान बनाने में कहीं ना कहीं भूमिका बलबन की भी थी। और याद रखिएगा कि बलबन जो है ये क्या है, इल्तुतमिश द्वारा स्थापित ये चालीसा का सदस्य था। ये क्या था, चालीसा का मेंबर हुआ करता था। यानी चालीसा की शक्ति को, चालीसा के दुर्गुणों को ये पूरी तरह जानता था। जब नसीरुद्दीन महमूद सुल्तान बना, अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया, नसीरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया, और खुद क्या बन गया, नायब ए ममलकत बनकर प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करने लगा। ठीक है। और जब ये सुल्तान बनता है तब तक ये चालीसा की शक्ति को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। क्वेश्चन पूछता है चालीसा का समापन किसने किया, तो याद रखिएगा चालीसा का मेंबर भी कौन, बलबन, और चालीसा दल को समाप्त करने का श्रेय भी किसको जाता है, बलबन को जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। सल्तनत कालीन हस्म अतरफ क्या है। याद कीजिए, सेना के दो प्रकार होते थे। ठीक है। एक जो सुल्तान की निजी सेना होती थी उसे क्या कहते थे, उसे कहा जाता था क्लब ए सुल्तानी। ठीक है। क्या कहते थे, क्लब ए सुल्तानी। ये क्या है, सुल्तान की निश्चित सेना। ठीक है। लेकिन सुल्तान की निर्भरता किससे थी, प्रांतीय सेना पर थी। और इसी प्रांतीय सेना को क्या कहा गया है, इसे कहा गया है इसे क्या कहा गया है, लिख लीजिएगा, इसे कहा गया है हस्म ए अतरफ। याद रखिएगा। ठीक है। तो सल्तनत कालीन में हस्म अतरफ क्या है, प्रांतीय सेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या स्टेटमेंट है, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं, मुसलमानों का खून बहाना मेरी आदत नहीं है। आपने पढ़ा होगा खिलजी वंश का फाउंडर कौन, जलालुद्दीन खिलजी, है ना। जिस वक्त जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बना उस वक्त क्या था, ये आपका कड़ा का सूबेदार था अलाउद्दीन खिलजी, यानी गुरशब, है ना। तो ये स्टेटमेंट कौन दिया, चूंकि इसके काल में कई रिवोल्ट हुए, जलालुद्दीन खिलजी के काल में सीधी मौला का विद्रोह हुआ, और जब विद्रोही को पकड़कर गिरफ्तार करके लाया गया तो जलालुद्दीन खिलजी उसे क्या कर देता है, माफ कर देता है, और ये स्टेटमेंट जारी करता है, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं, मुसलमानों की खून बहाना क्या है, मेरी आदत नहीं है। ये स्टेटमेंट है जलालुद्दीन खिलजी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने सिक्के पर सिकंदर सानी अंकित करवाया। सिकंदर सानी अंकित करवाने का श्रेय किसको जाता है। आपने अगर पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। जब जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बना तो अलाउद्दीन खिलजी क्या बना, कड़ा का सूबेदार बना। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी क्या था, महत्वाकांक्षी था, और कई ऐसे एक्टिविटी जलालुद्दीन खिलजी के थे जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी क्या था, नाराज भी था। चूंकि इसी के काल में, जलालुद्दीन खिलजी के काल में मंगोलों का आक्रमण होता है। ठीक है। उबैदुल्लाह के नेतृत्व में जब मंगोलों का आक्रमण हुआ तो जलालुद्दीन खिलजी ने उसे निरस्त नहीं किया, बल्कि मंगोलों से संधि कर दिया, अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया और दिल्ली के आसपास बसने की इजाजत दे दी। यही मंगोल जो दिल्ली के आसपास बसे ये नव मुसलमान कहलाए, और जिस क्षेत्र में बसे वो क्षेत्र क्या कहलाया, मुगलपुरा कहलाया। अब तो कभी भी ये दिल्ली पे आक्रमण कर सकते थे। ये भी एक वजह था, इसके इस दुर्बल नीति से भी नाराजगी थी अलाउद्दीन खिलजी को, आपने पढ़ा होगा। और यही वजह था अलाउद्दीन खिलजी गुप्त रूप से अभियान करता है देवगिरी के लिए। देवगिरी कहा, महाराष्ट्र में। और देवगिरी का शासक कौन हुआ करता था, रामचंद्र देव।
उसे पराजित करता है, अकूत दौलत हासिल करता है। और दौलत हासिल करने के बाद एक प्रपंच के तहत क्या करता है, जलालुद्दीन खिलजी उससे मिलने जाता है, कहाँ, मणिकपुर, करा, और उसका सर धड़ से अलग कर देता है, खुद सुल्तान के रूप में स्थापित हो जाता है। तो बहुत कम टाइम में अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना और इतनी संपत्ति हासिल की, उस संपत्ति के बलबूते अपने विरोधी का भी मुंह बंद कर दिया। यानी किसी ने सुल्तान की हत्या के एवज में जो विरोध का प्रदर्शन होना चाहिए था, नहीं किया। यही कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजत्व में धन को महत्व दिया। सल्तनत का पहला सुल्तान जो अपने राजत्व में धन को महत्व देता है और अपने आप को क्या कहता है, जनता का चरवाहा कहता है, ठीक है। और तब इतने कम टाइम में एक सफल सुल्तान बना, तो क्या हुआ, उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। उसे लगा कि वो दूसरे पैगंबर के रूप में फेमस हो जाएगा, लोग उसे पैगंबर के रूप में मानेंगे, वो सिकंदर के अधूरे कार्य को पूरा करेगा। लेकिन उसका एक कोतवाल हुआ करता था, क्वेश्चन पूछता है, उसका एक कोतवाल हुआ करता था जिसका नाम था अला उल मुल्क। जब वो देवगिरी का अभियान कर रहा था तो करा का दायित्व अला उल मुल्क को दिया था। अला उल मुल्क उसका विश्वासी था। अला उल मुल्क ही उसको सलाह देता है कि अभी भारत में साम्राज्य विस्तार का बहुत सारा स्कोप है, अभी आप सिकंदर की तरह सोचने की भूल ना करें। तब से रणनीति चेंज करता है और भारत के लिए वो क्या करता है, अभियान करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वो जब ये सोचता है कि वो सिकंदर की तरह सिकंदर के अधूरे कार्य को पूरा करे, तो सिक्के पे नाम लिखवाता है दूसरा सिकंदर, क्या, सिकंदर सानी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। याद कीजिए, चोल शासन, ये चोल राज्य जो है अपने स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि जिस वक्त नॉर्थ इंडिया में साम्राज्य में विशृंखलन आ गया, कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था, याद कीजिए हर्षवर्धन के बाद लगातार सतत साम्राज्य का ह्रास होता गया और पूरा भारत छोटे छोटे राज्य में क्या हो गया, तब्दील हो गया, सामंती राज्य में तब्दील हो गया। न तो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर थी, न स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर थी। उस वक्त चोलों ने साउथ इंडिया में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया और केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों के बीच तालमेल स्थापित किया। उसने ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण स्वायत्तता को क्या किया, स्थापित किया। इसलिए अपने ग्रामीण स्वायत्तता के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए अगर कोई राज्य फेमस है, वो कौन है, चोल है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, आप गौर से पढ़िए। क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की। याद कीजिए, अलाउद्दीन खिलजी के काल में। अलाउद्दीन खिलजी ये प्रावधान देता है कि अकाल या दुर्भिक्ष के टाइम में, अकाल या दुर्भिक्ष के टाइम में राजकीय अन्नागार से प्रत्येक व्यक्ति को आधा मन अनाज प्रतिदिन, आधा मन अनाज प्रतिदिन, और जो भी संपन्न लोग हैं उन्हें उनकी आवश्यकता अनुसार धन दिया जाए, ठीक है। इस प्रकार के सिस्टम को जनरेट किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा हुआ क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था कौन। यानी जो धर्मनिरपेक्ष था, विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णु था, ये हुआ करता था जैनुल आबिदीन। आंसर हो जाएगा ए। और ललितादित्य मुक्तापीठ भी काफी पॉपुलर है, कश्मीर का शासक। याद कीजिए, कश्मीर में जो सूर्य मंदिर, मार्तंड मंदिर का निर्माण हुआ है, उसका निर्माता कौन, ललितादित्य मुक्तापीठ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सल्तनत के किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया, अपने आप को ही खलीफा था। जैसे एक तो आपने पढ़ा होगा मोहम्मद बिन तुगलक, सल्तनत का पहला सुल्तान, जो अपनी राजनीति को धर्म से बिल्कुल अलग रखता है, किसी भी खलीफा से न मिला, न खुतबे में खलीफा का नाम पढ़वाया, न सिक्के पे खलीफा का नाम लिखवाया, लेकिन कभी भी अपने आप को खलीफा नहीं कहा। ये कौन हुआ करता था, अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद कौन, मुबारक शाह खिलजी, ये अपने आप को क्या कहता है, अपने आप को ही खलीफा घोषित करता है। आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस नाम से काशी का सिक्का जारी किया। आपने पढ़ा होगा मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत का सबसे अधिक पढ़ा लिखा सुल्तान, कई भाषाओं का जानकार, लेकिन दुर्भाग्यशाली रहा। यानी इसके लिए इतिहासकार क्या कहते हैं, इसके लिए इतिहासकार क्या कहते हैं, इसे दुर्भाग्य कहते हैं, दुस्वप्न कहते हैं, दुनिया का बुद्धिमान मूर्ख करार देते हैं, ठीक है। और इसने ये अपने पूरे शासन में दो चीज के लिए फेमस है, या पूरा इसका शासनकाल को आप दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक क्या, योजनाओं की कार्यान्वयन का काल, और दूसरा योजनाओं की असफलता के बाद रिवोल्ट का काल। यानी पूरा का पूरा तुगलक काल, मोहम्मद बिन तुगलक का काल दो ही पार्ट में बटा हुआ है। फर्स्ट फेज में वो क्या करता है, कई प्रकार की योजनाओं का कार्यान्वयन करता है,
जिसमें वो राजधानी परिवर्तन की बात करता है, जिसमें वो क्या आपका मतलब दोआब में कर वृद्धि की योजना बनाता है, कराची अभियान की योजना बनाता है, ठीक है, खुरासान योजना का अभियान बनाता है, सांकेतिक मुद्रा जारी करता है। ये तमाम योजनाएं इसकी विफल हो गई, कुछ अपने कारण से, कुछ परिस्थिति जन्य प्रॉब्लम थे जिसके कारण असफलता मिली। एक समय था जब विश्व स्तर पर चांदी की कमी हो गई थी। चाइना का शासक कुबलई खान ने सांकेतिक मुद्रा का सफल प्रयोग किया था। मोहम्मद बिन तुगलक प्रयोगधर्मी था, नई नई योजनाओं का कार्यान्वयन करना चाहता था, इसीलिए उसने क्या किया, इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक मुद्रा जारी किया। और सांकेतिक मुद्रा क्या होता था, ये कांसे का बना हुआ सिक्का था जो अदली कहलाता था और किसके मूल्य के बराबर, चांदी के मूल्य के बराबर। ये उसकी जो सांकेतिक मुद्रा की योजना थी, इस योजना के तहत उसने इस सिक्के को जारी किया। यह अलग बात है, सफलता नहीं मिली, व्यापारियों ने सिक्का लेने से इनकार कर दिया। ये क्या हुआ, ये योजना भी उसकी ठप रह गई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र को विजित कर उसका नाम रखा खिजराबाद। याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा खिजराबाद किस क्षेत्र को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने नाम रखा है। आपके सामने विकल्प है गुजरात, आपके सामने विकल्प है क्या, रणथंभौर, और आपके सामने विकल्प है चित्तौड़, जैसलमेर। अब यहाँ पे एक दो चीज याद रखिएगा। सबसे पहले तो हम आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा चित्तौड़। सबसे पहले हम लोग आंसर देख रहे तो आंसर क्या होगा, चित्तौड़, ठीक है। चित्तौड़ विजित करता है। जिस वक्त चित्तौड़ का अभियान अलाउद्दीन खिलजी करता है, इस वक्त यहाँ का शासक हुआ करता था कौन, चित्तौड़ के शासक राणा कहलाते हैं। नाम क्या है, राणा रतन सिंह, है ना। और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का अभियान करके चित्तौड़ को विजित करता है और वहां का अधिकारी अपने मैंने रिक्रूट करता है, किसको, अपना उत्तराधिकारी खिज्र खां को करता है। और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर देता है, इसी का नाम बदलकर ये करता क्या है, खिजराबाद। किसके नाम से, अपने पुत्र के नाम से। नाम क्या है, पुत्र का नाम है खिज्र खां, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। सर्वाधिक बार मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के काल में हुआ। ऐसे तो आपको याद होगा मंगोल आक्रमण पहली बार इल्तुतमिश के काल में होता है, नहीं, और इल्तुतमिश के काल के बाद बलबन के काल में भी मंगोल आक्रमण होता है। बलबन ने भी क्या कि मंगोल आक्रमण के लिए लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया। पिछले बार भी पीएससी क्वेश्चन पूछा भी है ना। अब अगर गौर करके देखें तो आपका ये जो क्वेश्चन है, सर्वाधिक बार मंगोलों का आक्रमण किसके काल में, कहा जाता है सर्वाधिक बार मंगोलों का आक्रमण किसके काल में, अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ, ठीक है। कई बार, जैसे मोटे तौर पे देखा जाए तो 1296 से लेकर अबाउट 1306 तक, मतलब लगभग 6 बार मंगोलों का आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी के काल में, जिसमें अबेदुल्ला के नेतृत्व में, बाद में कादिर खां के नेतृत्व में, साल्दी के नेतृत्व में, कुतुब ख्वाजा के नेतृत्व में, ठीक है, टारगी के नेतृत्व में फिर मंगोल आक्रमण होता है, जिसमें आपने कभी पढ़ा होगा अलाउद्दीन खिलजी को सीरी फोर्ट में शरण लेनी पड़ गई, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखिए 39। अगर 39 की हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में एक घुड़सवार सैनिक का वेतन कितना था। आपने पढ़ा होगा सैन्य व्यवस्था को व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को जाता है ना। और अलाउद्दीन खिलजी ही पहला सुल्तान है जिसने दाग हुलिया पद्धति को क्या किया, प्रारंभ किया, है ना। दाग पद्धति, हुलिया पद्धति को प्रारंभ किया और इसने सैनिकों के लिए नकद वेतन की व्यवस्था दी, है ना, सैनिकों के लिए नकद वेतन की व्यवस्था दी। एक घुड़सवार सैनिक, जिसको हम क्या कहते हैं, एक यशपा कहते हैं, यानी एक सैनिक के पास एक घोड़ा, ठीक है। एक घुड़सवार सैनिक का वेतन जो हुआ करता था वो कितना होता था, 234 टंका हुआ करता था, टंका चांदी के सिक्का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। राजस्व अधिकारियों के नाम बकाया राशि की जांच के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किस विभाग की स्थापना की। याद कीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने इसके लिए दीवाने मुस्तखराज नाम से एक विभाग दिया था, है ना। क्यों, राजस्व अधिकारियों के नाम बकाया राशि के जांच के लिए क्या इस पद का सृजन किया, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है सल्तनत के किस सुल्तान ने खुद को जनता का चरवाहा घोषित किया। मैंने थोड़ी देर पहले बोला है, नहीं, लगभग सुल्तान अपने आप को नियामती खुदाई कहता है, जिल्ले अल्लाह कहता है। क्या भाई, इस पृथ्वी पे ईश्वर की प्रति छाया है। लेकिन सल्तनत का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो अपने राजत्व में क्या करता है, अपने राजत्व में, याद रखिएगा,
यानी अलाउद्दीन खिलजी अपने राजत्व में क्या करता है, धन को महत्व देता है। दूसरा, अगर देखा जाए राजस्व सिद्धांत के तहत लौह एवं रक्त की नीति को अपनाता है। तीसरी बात अगर देखें तो अलाउद्दीन खिलजी क्या है कि धन की महत्ता के बलबूते ही सत्ता को शुरुआती दौर में क्या करता है, नियमित करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और एक बात, लगभग सुल्तानों ने अपने आप को चाहे जो भी कहा हो ईश्वर की प्रतीक्षा है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को क्या कहता है, अपने आप को जनता का चरवाहा कहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जनसाधारण के आचरण से संबंधित अधिकारी था। जनसाधारण के आचरण संबंधित बाजार का भी निरीक्षण करता था। आपने पढ़ा होगा अलाउद्दीन खिलजी ने एक बाजार विभाग को स्थापित किया। ये जियाउद्दीन बर्नी भी इसका जिक्र करता है। क्यों बाजार व्यवस्था स्थापित किया, ताकि दिल्ली वासियों को एक फिक्स कीमत पे सामान की उपलब्धता हो, वहां भी चोरी चमारी ना हो, काला बाजारी ना हो। एक अधिकारी रिक्रूट किया गया था जो लोगों को लोक आचरण की शिक्षा देता था। ठीक है, ये लोक आचरण की शिक्षा देने वाला अधिकारी को क्या कहा गया है, याद रखिएगा, ये लोक आचरण से संबंधित अधिकारी कहलाता है, आपके सामने विकल्प है सदर शाहना ई मंडी। शाहना ई मंडी ये क्या है, ये बाजार का निरीक्षक है, दीवाने रियासत का कह सकते हैं क्या, प्रधान अधिकारी। सदर ए सुदूर आपने पढ़ा होगा, सदर ए सुदूर ये दीवाने रसालत का इंचार्ज है, जो लोगों को वजीफा देने का काम करता है, विदेश से आए लोगों को सम्मान देने का काम करता है, धार्मिक मामले हो तो सुनवाई का काम करता है, क्या कहलाता है, सदर सुदूर कहलाता है। लेकिन ये मुहत्सिब जो है, ये मुहत्सिब क्या करता है, लोक आचरण से संबंधित अधिकारी है। और वही परवाना नबीश क्या है, ये याद की अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार विभाग की स्थापना की, दिल्ली में एक बड़ा बाजार बनाया, सराय अदर में दूर दराज से सामान आते थे, जो भी सामान की बिक्री करता उसे परमिट लेने की आवश्यकता थी। ये परवाना नबीश बाजार व्यवस्था के तहत क्या है, अधिकारी है, जो लोगों से परमिट लेने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 43 क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक के काल में वार्षिक भू राजस्व का आकलन कितना था। 43 यानी किसके काल में, फिरोज शाह तुगलक के काल में वार्षिक भू राजस्व का आकलन कितना था। 5 करोड़, 6 करोड़, 6 करोड़ 85 लाख टन का, 6 करोड़ 25 लाख टन का। आप इसमें आंसर दीजिएगा क्या, याद रखिएगा, इसका आंसर होगा 6 करोड़ 85 लाख टन का। क्योंकि आपने पढ़ा होगा बाद के दौर में, शुरुआती दौर में तो फिरोज शाह तुगलक तुष्टिकरण की नीति अपनाता है, लेकिन बाद में रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करता है। इसने 1200 बाग बगीचे लगवाए, ढेर सारे नहर का जाल खुदवा दिया, ढेर सारे कूप बनवाए, और एक अधिकारी को ये कार्य दिया कि पूरे भारत के भूमि के आधार पर, सल्तनत अधिकृत भूमि के आधार पर राजस्व का निर्धारण करे। और उसने जो राजस्व का निर्धारण किया एक वर्ष के लिए, वो 6 करोड़ 85 लाख टन का था। कभी कभी 6 करोड़ 75 लाख भी लिखता है, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, और तब याद रखिएगा, ये कौन सा अधिकारी था जिसको 6 वर्ष लगा इस पूरे भू राजस्व के फिक्सेशन में, कितना भू राजस्व की प्राप्ति उस क्षेत्र से होगी। उसका नाम था ख्वाजा हमसाउद्दीन। ये कौन, ये फिरोज शाह तुगलक का राजस्व अधिकारी हुआ करता था, जो राजस्व का फिक्सेशन किया। क्या नाम है, ख्वाजा हमसाउद्दीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिरोज तुगलक के काल में कितने कारखाने बनवाए गए। ये शाही कारखाने की बात करेंगे, जहां शाही मतलब शासक के लिए, नवाब के लिए, अधिकारियों के लिए वस्त्र का निर्माण होगा, है ना। याद कीजिए, पहली बार ऐसे राजकीय कारखाना को व्यवस्थित किया, बृहत्तर रूप में स्थापित किया किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक के काल में कुल 36 कारखाने होते थे, जिसमें कुछ रातवी होते थे, कुछ गैर रातवी होते थे। रातवी में दैनिक वेतन भोगी काम करता था, बट गैर रातवी ये क्या होता था, ये टाइम बॉन्ड वर्क किया करते थे। तो सबसे अधिक कारखानों की संख्या कितनी, 36। अगला देखेंगे 45, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है। पूछ रहा है कौन सुमेलित है, तो याद कीजिए, दीवाने बंदगान। आपने पढ़ा होगा फिरोज शाह तुगलक को दास पालने का बहुत शौक था, एक दास विभाग की स्थापना कर दी, जो क्या कहलाता था, दीवाने बंदगान कहलाता था। ये किसका, फिरोज शाह तुगलक की देन है, ये बिल्कुल सही है। दीवाने
को ही, दीवाने अमीर को ही, याद कीजिए मोहम्मद बिन तुगलक दुआब में टैक्स बढ़ाना चाहता है, कितना 50% टैक्स का आरोपण करना चाहता है। इसलिए उसने क्या किया, किसानों को कृषि के लिए प्रोत्साहित किया, किसानों को अग्रिम ऋण दिया, और इसके लिए जिस विभाग की स्थापना की उसे क्या कहते हैं, दीवाने को ही कहते हैं। इसका मतलब है कि ये भी सही है, और याद रखना है कि दीवाने को ही विभाग की स्थापना किसने की, ये विभाग बनाया मोहम्मद बिन तुगलक ने, है ना। दीवाने खैरात मदद विभाग, गरीब मुस्लिम भाइयों के मदद के लिए दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किसने की, फिरोज शाह तुगलक ने की। दीवाने इमारत, इमारत निर्माण विभाग, इसका भी इस्तेमाल किसने, इसका भी निर्माण किसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने। पुराने इमारतों की जीर्णोद्धार के लिए, नवीन इमारतों के निर्माण के लिए दीवाने इमारत। ऐसे ही याद पढ़ा होगा आपने कभी, क्या, सिफा खाना, है ना, यानी शाही चिकित्सालय, जहां मुफ्त में चिकित्सा देने का काम होता था, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 46। फिरोज तुगलक के संदर्भ में क्या गलत है, गलत क्वेश्चन के आंसर का आप चयन करें, है ना। तो गलत आंसर, उसने नहरों का जाल बिछा दिया, बिल्कुल सही, उसने ढेर सारे नहर बनवाए, एकदम ये सही है ना। उसने जौनपुर, फिरोजाबाद, फिरोजशाह कोटला, फिरोजपुर इत्यादि नगरों का निर्माण करवाया, बिल्कुल सही है, उसने ढेर सारे नगरों के निर्माण करवाए, ये भी सही। उसने हक ए सर्व नाम से सिंचाई कर को लागू किया। आपने पढ़ा होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने जो 23 प्रकार के मद थे, गैर इस्लामिक मतलब प्राप्तियां, जो टैक्स वसूला जाता था उसे समाप्त किया, और एक नया सिंचाई कर लागू किया, क्या, हक ए सर्व, ठीक है। ये प्रोडक्शन का 20वां भाग होता था, 20वां या 10वां भाग, में कंफर्म नहीं, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हक ए सर्व क्या था, सिंचाई कर था, ये लागू करने का श्रेय किसको जाता है, फिरोज शाह तुगलक को, बिल्कुल सही है। उसने ब्राह्मणों को जजिया से मुक्त कर दिया, याद कीजिएगा, ये फिरोज शाह तुगलक सल्तनत का पहला सुल्तान है जो जजिया कर को लागू करता है। याद रखिएगा, जजिया कर क्या, जिम्मियों से लिया जाने वाला कर, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, और ये इसका अपवाद है, जजिया कर ब्राह्मणों से नहीं लिया जाएगा, लेकिन फिरोज शाह तुगलक जजिया कर के दायरे में ब्राह्मणों को भी लाता है। इसका मतलब क्या है, ये गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला देखते हैं, किसने फिरोज तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है। फिरोज तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहने वाला विद्वान कौन, एलिफिस्टर। नेक्स्ट देखते हैं 48, आगरा नगर का निर्माण किसने करवाया। आगरा नगर का निर्माता कौन, कौन है जो आगरा नगर का निर्माण करवाता है। आपके सामने आंसर है, देख सकते हैं। आगरा नगर का निर्माता कौन, सिकंदर लोदी, है ना, जिसने आगरा नगर का निर्माण करवाया, और आगरा को उसने राजधानी भी बनाई, है ना। ये अपने आप को सुल्तान भी घोषित करता है, जबकि बहलोल लोदी अपने आप को मसनद आली कहता है, और लोदी वंश का संस्थापक कौन, बहलोल लोदी। लेकिन याद रखिएगा, आपका आंसर जो होगा क्या होगा, सिकंदर लोदी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत का वह सुल्तान जिसने गैर इस्लामिक परंपरा को प्रतिबंधित कर दिया, है ना। याद कीजिए, ये सिकंदर लोदी हुआ करता था, जिसने मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने की पाबंदी लगा दी, दीप जलाने पर पाबंदी लगा दी, जजिया जो उठाया जाता था, जुलूस, ठीक है, उस पर भी पाबंदी लगा दी, मुहर्रम पर पाबंदी लगा दी। कौन था, सिकंदर लोदी हुआ करता था, और यही सिकंदरी गज भूमि पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया। ये आपका क्वेश्चन सब है, सारा आंसर है। मैंने कोशिश किया है कि भाई ऐसा कुछ बताएं ताकि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन आप बना सकें। और कल लास्ट जो होगा, उस लास्ट में मिडिएवल एंशिएंट बिहार से क्या क्वेश्चन बन सकता है, और जो हमें लगेगा कि हो सकता है, संभावना है, वो क्वेश्चन मैं कुछ डालूंगा, वो जरूर एक बार देखिएगा आप लोग, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।